नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। 20,000 रुपयों के लिए नाबालिग ने लगाई फांसी। मोबाइल फोन देख रही बच्ची हादसे का हुई शिकार। हाथ का पंजा उड़ा, चेहरे में आई गंभीर चोटें। स्ट्रांग रूम में कड़ा पहरा शुरू। 24 घंटे राजस्व अधिकारी करेंगे निगरानी और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर निशा अग्रवाल की मौत के बाद भी उनके नाम पर हो रहा था संचालन। सीएमएचओ ने जारी किया नोटिस। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। बहन द्वारा मात्र 20,000 नहीं मिलने के बाद एक नाबालिग ने फांसी लगा ली। हालांकि जानकारी लगने पर परिजन दीवार तोड़कर अंदर गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवक ने फांसी लगाने के कारण उसकी मौत हो गई। युवक का शव उसके ही कमरे के अंदर फांसी के फंदे पर लटकता हुआ देखा पाया गया, जिसकी जानकारी होने पर दीवार तोड़कर परिजन अंदर गए और युवक को फंदे से नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि मृतक कुलदीप भारतीय निवासी नया तालाब गुड़ चौराहा का रहने वाला है। वो बीती शाम अपनी बहन से 20,000 की मांग कर रहा था। बहन के पास पैसा नहीं था। उसने पिता का इंतजार करने की बात कही। शाम तकरीबन 5 बजे युवक फिर आया और पैसे की जिद करने लगा। फिर भी जब उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो युवक अपने कमरे में गया था। काफी समय बीत जाने के बाद जब कुलदीप कमरे से बाहर नहीं निकला तो बहन को शंका हुई। उसने दरवाजे में दस्तक दी थी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। शंका होने के बाद बहन ने शोर मचाया, जिसके बाद घर की दीवार तोड़कर लोग अंदर गए तो कुलदीप फांसी के फंदे पर लटक रहा था। घटना की जानकारी मिलने के बाद सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से मिलने के बाद उसने शव को पीएम के लिए भेजा। तो हमने कहा भैया इतने पैसे कहाँ हैं, कहाँ हमें चाहिए, तत्काल ही पैसे चाहिए। तो हम कहे कि पापा की पेमेंट मिल जाएगी तो फिर हम आपको पैसे दे देंगे, तो शांत हो जाओ आप। तो ईंटे उटे पटकने लगे, अपने सर पे फोड़ने लगे अपना सर। तो हम उनको मना पता के हम कहे कि भैया शांत हो जाओ, पैसा मिल जाएगा तो हम दिला देंगे, लेकिन अभी शांत हो जाओ। उसको शांत करा के फिर हम वहां से हट गए। हम कहे कि अगर जो हम रहेंगे तो कहीं ज्यादा ना कुछ करने लगे, तो वहां साइड हो गए हम। फिर इसके बाद है तो वो भी सोचा कि दीदी नहीं है तो मैं यहाँ क्या करूँ, वो भी चला गया, फ्रेश मोड से चला गया। फिर 2:30-3 बजे के बीच में आया, 3 बजे के बीच में आया घर। तो बोला कि मैं कुछ बोला था, तो हम कहे हाँ अभी नहीं हो पा रहा, हम आपको कह रहे हैं ना बाद में ले लीजिएगा आप पैसे। तो बोला कि ठीक है हो गया, मैं खाना दो, हम खाना खा के सोने जा रहे हैं। तो हम सोचे कि हो गया, आराम करेगा, सोएगा। हमें नहीं पता था, हम घर के बाहर आ गए। घर के बाहर जैसे आए वो फट्टे से दरवाजा बंद कर लिया। उसकी आदत भी थी, वो गेट बंद करके सो जाता था। तो हम सोचे कि हो गया, हर बार तो यही करता, जब हमसे मतलब बहस होती है तो वो गेट बंद करके सो जाता है। हम यही सोच रहे थे। फिर थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया तो हम कहे कि चलो बुलाते हैं। तो फिर हम गए, गेट खटखटाया तो खोल नहीं रहा था। हम कहे कि भैया दरवाजा खोलो, तो बोल नहीं रहा था कुछ भी। तो हम कहे कि क्या हो गया, ज्यादा टाइम होने लगा। तो फिर हम अपने भैया लोगों को फोन लगाए तो हम कहे भैया जल्दी आ जाओ घर, ये भैया गेट नहीं खोल रहे हमारे। तो फिर भैया लोग आए तो फिर वो भी खटखटा रहे थे, बोल रहे थे, तो वो गेट नहीं खोला फिर भी। तो फिर हम लोग क्या किए, हम कहे कि ज्यादा टाइम हो रहा भैया। तो फिर हम लोग क्या किए कि पीछे की दीवार तोड़ दी है। दीवार तोड़ के फिर भैया लोग घुसे हैं घर के अंदर। तो इतने में भैया बाजी लगा चुके थे। पैसा कहीं किसी से कर्ज नहीं, कर्जा वर्जा किसी से कभी नहीं लेते, बस वो इमरजेंसी जैसे मांग रहा। नहीं, इमरजेंसी में इसलिए मांग रहा था कि उसको बाइक बनवानी थी। तो हम कहे थे कि बाइक आपकी बन जाएगी, आप परेशान नहीं हो। हाँ, बाइक बनवाने के लिए। वार्ड 34 के पूर्व पार्षद अफसर अली ने ख्वाजा बस सर्विस मालिक असगर बेग द्वारा मोहल्ले में विद्युत लाइन तोड़ने का आरोप लगाया है। अफसर अली ने बताया कि वार्ड 35 में उनका फार्म हाउस है निपनिया पुल के पास जो स्थित है। 29 अप्रैल को दोपहर 3 बजे ख्वाजा बस सर्विस घर के गेट के सामने लाकर खड़ी कर दी, जिस कारण रास्ता बंद हो गया। वो अक्सर ऐसा ही करते हैं। उस दिन भी बस क्रमांक UP 70 AT 1365 के चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक बस लाकर बिजली के तार को चपेट में लेते हुए तोड़ दिया, जिससे उनके घर के अलावा मोहल्ले के अन्य लोगों की भी बिजली गुल हो गई और टूटा हुआ तार सड़क पर फैल गया, जिससे अन्य लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। साथ ही बस खड़ी कर रास्ता भी जाम कर दिया, जिसकी रिपोर्ट थाना प्रभारी सिटी कोतवाली को की गई है। अफसर भाई, 29/4 की क्या घटना घटी आपके साथ? हम करीब 2 बजे से सोए थे। हम 3 बजे हमारी नींद खुली, लाइट बंद थी। इसके बाद हमने सोचा कि लाइट ऐसी बंद होगी। फिर हम 5 बजे उठे, फिर भी लाइट बंद थी। तो हमने पटेल को, बालू ईंटा गिट्टी का पटेल काम करता है, उससे पूछा कि भाई लाइट क्यों बंद है। तो उन्होंने कहा भाईजान आपके यहाँ लाइट तो हमारे यहाँ है, वो ख्वाजा बस सर्विस है
उसने लाइट आपके वो तार तोड़ दिया है। उससे हमने कहा कि भाईजान उसको तार बनवा दीजिए, तो वो कुछ नहीं सुना और चला गया। जो मालिक उसके असगर है, अकबर सब्जी वाले का बच्चा असगर मालिक है। फिर इसके बाद हमने कहा कि अगर हम जाते हैं उससे कुछ कहते हैं तो कह देगा ले हमारे ऊपर ऐसा कर रहे हैं, तो हम तुरंत थाने गए। थाने में हमने एक आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद हमने कहा इस तरीके के उनने किया, उसका गाड़ी का नंबर दिया। अभी 24 घंटा पूरे हो रहे हैं, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई हमारे पास अभी तक थाने में आया। हम निवेदन करते हैं कि वहां पे जहां पे बस भी खड़ी रहती है वहां 10 बजे के बाद मतलब असामाजिक तत्व पूरे इकट्ठे होते हैं, बस मालिक का लड़का इकट्ठा होता है, वहां शराबखोरी होती है, सब कुछ होता है। प्रशासन उसको वहां रास्ता हटवाए, अतिक्रमण हटवाए। हम निवेदन, अगर थाना सिटी कोतवाली आपकी कार्रवाई पे ध्यान नहीं देता तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? हमने सर क्या कहते हैं वो निवेदन किया, मुंशी जी से भी किया, थानेदार से भी दिया, जिसने हमारी एप्लीकेशन लिया। हमने कहा सर थोड़ा सा उसमें ध्यान दीजिए, और अगर 24 घंटे 2 दिन और देखते हैं, एक दिन अगर नहीं होगा तो फिर हम हेल्पलाइन में भी करेंगे। तो फिर आपने बस मालिक से जब फोन में बात की होगी तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? बस मालिक आया और 1 घंटे के बाद करीब 6:30 पौने 7 बजे लाइट बनवा दिया हमारा बस मालिक। तो फिर आपने नहीं कहा कि बस भाई आप यहाँ ना लगाया करें? नहीं, मैंने उससे कोई बात नहीं की इस बस के मामले में, कोई बात। हाँ, हमने क्योंकि शासन से हमने बात की है, मैं उससे क्यों बात करूं? मोबाइल फोन में वीडियो देख रही बच्ची अचानक हादसे का शिकार हो गई, जिसने उसके हाथ का पंजा उड़ गया, जबकि चेहरे में गंभीर चोटें आई हैं। बच्ची मोबाइल फोन में मनोरंजन कर रही थी, जिसका माध्यम था मोबाइल, और वीडियो देखा जा रहा था। तभी एक तेज धमाका हुआ। जब परिजनों की नजर पड़ी तो बच्ची के हाथ का पंजा और चेहरे की धज्जियां उड़ चुकी थी। गंभीर रूप से घायल बच्ची को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना बाणसागर थाना क्षेत्र की है, जहां सुबह 10 बजे के करीब 14 वर्षीय आकांक्षा मोबाइल फोन में मनोरंजन वीडियो देख रही थी। कभी मोबाइल में तेज धमाका हो गया। इस धमाके में बच्ची के हाथ का पंजा धमाके के साथ ही उड़ गया और चेहरे में भी गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर अवस्था में आकांक्षा को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इसका इलाज जारी है। राम कुमार। ये जो बच्ची है क्या नाम है? हमारा नतीनिया यहाँ वो क्या हुआ है? मोबाइल से वो हो गया है, मोबाइल फट गया? फट गई मोबाइल। कहाँ चोट आई है? ये हाथ ये चला गया, सब उड़ गया, ये बिल्कुल नहीं रह गया है। ये हड्डी यहाँ की ये सब चली गई। आँख ये चली गई। कितनी उम्र रही होगी बच्ची की? वो 15-16 साल की है, अभी 8वीं पढ़ रही है सर। आज की घटना है? आज की घटना। कौन से गाँव की? कुम्हिया कौन सा लगता है? बाणसागर। कितने बजे घटना हुई है? 10 बजे के करीबन। तो बच्ची मोबाइल देख रही है? हाँ, बच्ची मोबाइल देख रही थी और वही हमें थे कपड़ा साफ करते थे, सब को रहा अपन अब क्या जाने के क्या लिए है, हमरे जान की छाया में बैठी है देख। तो अब ये क्या जाने के मोबाइल लिए, हम अगर देख लेते कि मोबाइल लिए तो कुछ न कुछ तो कहते हैं, तब हम देख ही नहीं रहे। वो तो ठो उतरी एक बार। कंपनी का फोन था ये? एक हम पढ़े लिखे नहीं सर, क्या कौन कंपनी का है कौन कंपनी का नहीं है, हम मूर्ख आदमी। कैसी हालत है बच्ची की? हालत ठीक है, गंभीर, बहुत गंभीर हालत है, बहुत गंभीर है। अभी आप पिता है उनके? नहीं, बब्बा है लाला, बब्बा। रीवा लोकसभा में 8 विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अब मशीनों की निगरानी के लिए स्ट्रांग रूम में 24 घंटे राजस्व अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। लोकसभा निर्वाचन 2024 में रीवा लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान संपन्न हुआ। मतदान के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में विधानसभा वार बनाए गए 8 अलग अलग स्ट्रांग रूमों में ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। इनकी सुरक्षा के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल के सशस्त्र जवान तैनात किए गए हैं। स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने स्ट्रांग रूम की 24 घंटे निगरानी के लिए 3 पालियों में राजस्व अधिकारी तैनात किए हैं। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए विस्तार से जानकारी दी। लगाई गई है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था में अपने 3 स्तरीय
फोर्स की व्यवस्था है, जिसमें जो इनर सर्कल है, इनर कार्टन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं। जो दूसरा घेरा सुरक्षा का बनाया गया है उसमें एसएएफ है, और तीसरे घेरे में जिला सुरक्षा बल को, जिला पुलिस बल को लगाया गया है। इसके अलावा जो अन्य स्ट्रॉन्ग रूम के पैरामीटर्स हैं, जिसमें उसमें पूरे टाइम भर हम लोगों ने सीसीटीवीज़ लगाए हैं, पूरे टाइम भर सीसीटीवी से कवरेज सभी स्ट्रॉन्ग रूम्स के गेट्स का, कॉरिडोर्स का और पूरी बिल्डिंग का रखा गया है। उसकी सुरक्षा के लिए बैकअप भी रखा गया है, ताकि लाइट जाने की दशा में भली प्रकार से स्क्रीन्स चालू रहें। इस पूरी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए जो विभिन्न कैंडिडेट हैं, उनके प्रतिनिधि भी वहाँ पर अपने इच्छा अनुसार वहाँ रह रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था की गई है। एट अ टाइम एक प्रतिनिधि, किसी भी कैंडिडेट के एक प्रतिनिधि को मान्यता दी गई है। क्योंकि ये सभी व्यवस्थाएं फ्लॉलेस तरीके से चलती रहें, इसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पूरे राउंड द क्लॉक ड्यूटी, जो कि 8-8 घंटे की शिफ्ट में रहती हैं, एनपीपी के एक दल की ड्यूटी और कैमरा जो देखने वाली टीम है उसकी लगातार वहाँ पर ड्यूटी है। तो कुल मिलाकर के जो भी निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उसके अनुसार हम लोग स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा व्यवस्था वैसी जमाए हुए हैं। खुद मैं ही प्रत्येक दिन जो निर्देश हैं कि यार वो स्वयं निरीक्षण करेंगे, तो हम लोग भी डेली उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं। लगभग कितने कैमरे लगाए गए सीसीटीवी? पूरे परिसर में 30 से 35 कैमरे लगाए गए हैं, और पर्याप्त जो पुलिस बल जिसका निर्देश है वो सब टीम वहाँ लगी हुई है। 144 धारा भी लगाई गई है। 144 धारा चूँकि आचार संहिता प्रचलन में है, तो विभिन्न परंतुकों के साथ धारा 144 पहले ही लागू है, जिसमें ताकि पूरे इस चुनाव की प्रक्रिया के दौरान पूरे जिले भर की शांति और व्यवस्था बनी रहे। साथ ही लगातार इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया गया था जो असामाजिक तत्व हैं, जो कहीं शांति भंग होने की जहाँ संभावना रहती है, तो उनकी भी चिन्हांकन करके ऐसे लोगों के विरुद्ध भी लगातार कार्रवाइयाँ की गई हैं। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर निशा अग्रवाल की मौत के बाद भी उनके नाम पर अग्रवाल नर्सिंग होम का संचालन किया जा रहा था, जिसके बाद सीएमएचओ ने नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर निशा अग्रवाल की लगभग 5 महीने पहले मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता प्रशांत सिंह ने आरोप लगाया कि अग्रवाल नर्सिंग होम व अन्य जगहों पर प्रचार प्रसार में डॉक्टर निशा अग्रवाल के नाम का उपयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आने वाले मरीजों को निशा अग्रवाल के नाम से भी देखा जा रहा है और उपचार किया जा रहा है, और मृत चिकित्सक के नाम से मरीज व उनके परिजनों को भ्रमित किया जा रहा है, जो नियमों के विपरीत है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि सीएमएचओ के नोटिस जारी होने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन द्वारा अपना गोरख धंधा जारी किया गया है। इस पर धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर होनी चाहिए। आपको बता दें कि इसके पहले भी इस नर्सिंग होम की मनमानियां हुई, जिससे लाइसेंस तक निरस्त कर दिया गया था, लेकिन तालाबंद होने के बाद भी संचालन शुरू रहा। अब एक बार फिर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने नोटिस जारी किया है। देखना ये होगा कि प्रशासन अब क्या कार्यवाही करता है। प्रशांत सिंह जी के द्वारा कंप्लेन लॉन्च की गई थी हमारे पास कि क्या कहते हैं, अब जो अपने स्थानीय अग्रवाल नर्सिंग होम है रीवा में, वहाँ पे डॉक्टर निशा अग्रवाल जो पूर्व में थी, वहाँ पे उनका देहावसान हो चुका है। तो अभी भी उनके यहाँ जो साइनेज सिस्टम लगा है, जो उनके अग्रवाल नर्सिंग होम के बोर्ड्स लगे हैं, उसमें उनका नाम प्रदर्शित हो रहा है, जबकि वो अब नहीं रही हैं। तो उससे जो आम जनमानस तो भ्रमित होता है, और वहाँ जाके उनके
जिनको जानकारी नहीं है, डॉक्टर निशा अग्रवाल के नाम से जाके इलाज प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। और वो तो अब दिवंगत हो चुकी हैं, तो उनका वहां पे डिस्प्ले नहीं होना चाहिए बोर्ड में नाम, इसलिए मैंने उनको नोटिस जारी की थी। इसमें आप जो नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान है उसके अनुरूप आप कार्रवाई करें और उसको क्या कहते वहां से हटाएं उसको। कितने दिन का समय दिया गया है? नहीं, वो तो मैंने उसमें अब तत्काल कार्रवाई करने को कहा था। अब वो मुझे ऐसा संज्ञान में आया है कि अभी उनके द्वारा उसका पालन नहीं किया गया है, तो उसमें जो अपने नर्सिंग होम एक्ट के तहत जो भी दिशा निर्देश हैं उस हिसाब से जो उचित कार्रवाई होगी करेंगे। बहरी बांध स्थित खरीदी केंद्र में किसानों के साथ तौल में हेराफेरी का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी शिकायत कलेक्टर प्रतिभा पाल से की गई है। रबी फसलों की कटाई पूरी हो चुकी है और गेहूं अब खरीदी केंद्रों में जाने लगे हैं। ऐसे में लाखों क्विंटल गेहूं आ रहा है। हालांकि इस बार सरकार ने दाम भी बढ़ाया है, लेकिन किसानों के साथ अभी भी अन्याय हो रहा है। खरीदी केंद्रों में प्रशासन की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। 50 किलो 600 ग्राम की जगह 51 किलो गेहूं बताया जा रहा है। ये शिकायत बहरी बांध क्रमांक 2 बमोर मंडी के सामने आई है, जिसको लेकर कलेक्टर प्रतिभा पाल से चर्चा की गई, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। हालांकि उन्होंने खरीदी केंद्रों को दी गई गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी है। जारी है। हालांकि अपने यहाँ जो गेहूं की कटाई है वो थोड़ा लेट होती है, तो इसीलिए खरीदी केंद्रों पर जो गेहूं की आवक है वो भी स्लो है। और लेकिन सभी जगह खरीदी केंद्र चालू हैं। खरीदी केंद्रों पर जो सामान्य व्यवस्थाएं होनी चाहिए कृषकों के लिए वो सुनिश्चित की गई हैं। एक उपार्जन समिति जो होती है जिसमें सभी खरीदी से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं उनका हम लोग डेली रिव्यू कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के किसानों के लिए जो गेहूं की फसल की खरीदी होनी है वो भली प्रकार से चल रही है। हालांकि अपने यहाँ जो आवक है वो मंडी में भी अच्छी है, तो सामान्यतः जो बाजार में रेट्स हैं वो भी ठीक है, मंडी की व्यवस्थाएं भी ठीक चल रही है। इसलिए दोनों जगह किसान अपनी सुविधा और इच्छा अनुसार जो है उपार्जन केंद्रों पर भी आ रहे हैं। और मैम कुछ जगह देखा जा रहा है खरीदी केंद्रों में जो शासन की गाइडलाइन है, आपके आदेश हैं, उनका कुछ जगहों में पालन नहीं किया जा रहा है। एक ऐसी समिति का हम लोगों के पास संज्ञान में आया था, तो ऐसे जो समिति प्रबंधक हैं उन लोगों के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई भी की है। प्रत्येक समिति के लिए आवश्यक है कि गर्मी के मौसम में कृषकों की सुविधा के लिए छाया की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, जब वो अपना गेहूं लेकर के आ रहे हैं तो जल्दी से जल्दी उनकी खरीदी स्लॉट बुक करके जो भी किसान आते हैं वो सुनिश्चित कर ली जाए। और सेम डे में खरीदी अभी हो रही है, तो कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है कि किसानों को एक दिन से ज़्यादा का वेट करना है। मैम, ये सेवा सहकारी समिति बहरी बांध क्रमांक 2 जो बहरी मंडी में चल रही है, वहाँ पे किसानों से 1 किलो ज़्यादा की तौल की जा रही है और किसानों के लिए कोई सुविधाएं नहीं। वहाँ के जो समिति के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हैं कि हमें किसानों से पैसे चाहिए तभी तौल होगी। यदि ऐसा कोई विषय है तो हम लोग जांच कराएंगे और इसमें यदि सत्यता पाई जाती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कहाँ का है? और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। पूर्व मंत्री एवं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए राजघराने के पुष्पराज सिंह को आर्विक ट्रैवल मार्ट दुबई में पहली बार ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भेजा जा रहा है, जिस पर आज उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। क्या कहना है
पुष्पराज सिंह का आइए आपको दिखाते हैं। पर्यटन विभाग ने कई वर्षों से मध्य प्रदेश के पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए भारत और विश्व के कई जो ट्रैवल बाजार होते हैं, ट्रैवल मार्ट होते हैं, उनमें शिरकत करके मध्य प्रदेश का नाम उज्जवल किया है और अपने पर्यटन को आज लगभग केरल, राजस्थान, उत्तराखंड के समकक्ष लाके खड़ा करने का प्रयास करा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और कुशल नेतृत्व मध्य प्रदेश सरकार के आज हमारे यहाँ कनेक्टिविटी के बहुत सारे मार्ग खुल गए हैं। वो चाहे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हो, रोड के माध्यम से, सड़क के माध्यम से हो, चाहे वो प्लेनों के माध्यम से हो और चाहे वो ट्रेन के माध्यम से हो। चारों तरफ से पर्यटक आना जाना आरंभ कर चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें हम विंध्य में कहाँ हैं और विंध्य कितना महत्वपूर्ण है ये जानना जरूरी है और ये यहाँ के लोगों को भी निवेदन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ झारखंड से लेके, हमारे उत्तर प्रदेश से लेके, हमारे महाराष्ट्र से लेके, हमारे उड़ीसा से लेके, हमारे गुजरात से लेके सारे पर्यटक विंध्य के बिना अयोध्या, हमारा प्रयाग और हमारा वाराणसी नहीं पहुंच सकते हैं। जब तक दक्षिण क्षेत्र में जो हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें से जो भी पर्यटक नीचे से जाना चाहे, चाहे वो नागपुर से जाना चाहे, चाहे वो साउथ इंडिया से जाना चाहे, चाहे वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से जाना चाहे, उसको हमारे यहाँ से होकर ही गुजरना पड़ेगा अयोध्या, प्रयाग और वाराणसी के लिए। इन तथ्यों को देखते हुए हम लोगों ने कई स्ट्रेटजीज बनाई हैं और मुझे ये कहते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है, बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे इस बार अरेबिक ट्रैवल मार्ट ATM दुबई में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाकर भेजने का निर्णय किया है और मैं प्रदेश के तरफ से, प्रदेश सरकार के तरफ से इस क्षेत्र का, इस विंध्य क्षेत्र का और मध्य प्रदेश के टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रमोशन करूंगा। साथ ही एक और बहुत ही मेरे लिए गर्व की बात है और ये विंध्य क्षेत्र के लिए बड़े गर्व की बात है, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ के लोग ना होते और यहाँ ये सारी व्यवस्थाएं ना होती तो हम कभी ये ना कर पाते। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और उत्तर प्रदेश के टूरिज्म बोर्ड ने भी मुझे वाराणसी, प्रयाग और अयोध्या सर्किट का ब्रांड एम्बेसडर मध्य प्रदेश और सदर्न सेक्टर के लिए बनाया है। OSD जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ उत्तर प्रदेश में, उनका मैसेज मेरे पास आ गया है और मैं उनको भी वहाँ पर दुबई में रिप्रेजेंट करूँगा। अब यहाँ पर ये बात उठती है और जो महत्वपूर्ण है कि हम इतना कुछ यहाँ कर रहे हैं, सरकार इतना कुछ कर रही है, तो सरकार ये चाहती है और ये क्षेत्र भी ये चाहता है कि यहाँ के लोग भी उसके साथ और जुड़ें, क्योंकि अगर लोग उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, लोगों की एक अच्छी ट्रेनिंग नहीं होगी, लोगों की अंदर एक उत्सुकता जागृत नहीं होगी, तो हम वो कार्य नहीं कर पाएंगे। होगा ये कि व्यवस्था बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, हमारी जो मूलभूत चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेंगी, लेकिन ड्राइविंग सीट पे बाहर से आदमी आके बैठ जाएंगे। और मैं ये कतई नहीं चाहता हूँ कि ये हो। बाहर के लोगों का, एक्सपर्ट्स का हम स्वागत करते हैं, लेकिन अगर यहाँ के लोग ही इसको आगे बढ़ाएंगे तो पर्यटन, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिल गेट्स ये बोले हैं कि पर्यटन सबसे ज़्यादा जॉब गिविंग अपॉर्चुनिटी का एक माध्यम है। इससे ज़्यादा रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो किसी और क्षेत्र में नहीं है। तो अगर हम इस बात को मानें और बड़े लोगों की बातों को समझें
और आज अपने ही देश में देखें कि केरल कहाँ था आज कहाँ है, जैसलमेर कहाँ था आज कहाँ है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होके गया, आज वो 4 धाम बना के बैठा है, जबकि पूरे भारत में ये धाम है, लेकिन वो अकेले अपने 4 धाम बना के बैठे हैं। तो अगर हम लोग भी इस प्रकार से कोशिश करें, और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये कहते हुए कि आदरणीय एस एस शुक्ला जी जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी, उन्होंने लगातार 5 वर्षों से कड़ी मेहनत की है और कोशिश की है कि मध्य प्रदेश में टूरिज्म और आगे बढ़े, और उसका लोग लाभ धीरे धीरे उठा रहे हैं, लेकिन अभी विंध्य को उठाना बाकी है। मैं आज अपने माध्यम से, आप सारे चैनल के माध्यम से अपने साथियों से, अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि अगर वो इसमें आगे बढ़ें तो पर्यटन की अनेक संभावना है, चाहे वो जिस भी क्षेत्र से ले लें, खेत में जोतता किसान से लेके MBA करने वाले से लेके सेल्फी और कैमरा पकड़ने वाले से लेके, या कोई भी व्यक्ति उसको आगे बढ़ा सकता है। हमें डिसिप्लिन की ज़रूरत है, हमें फोकस करने की ज़रूरत है, और हमें पर्यटन के सूत्रों को समझने की ज़रूरत है कि इसमें क्या छुपा है और कितनी संभावनाएं छुपी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।